आज हम लोग स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को पूर्णतः रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन दोनों का जब जरूरत पड़ेगा तो उसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब और फिक्स डायरेक्शन का मतलब जैसे कि अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को पहचानने के लिए अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का जरूरत पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। और केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा तो स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड जैसे कि हम कहेंगे कोई भी पार्टिकल एक पोजीशन से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है वो फिक्स डायरेक्शन हो गया। जैसे हम कहेंगे कोई व्यक्ति 5 मीटर ईस्ट से वेस्ट गया, ये फिक्स डायरेक्शन हो गया। तो फिक्स डायरेक्शन हो गया तो यहाँ ईस्ट टू वेस्ट और 5 मीटर, तो 5 मीटर जो यहाँ हम बताए वह मैग्नीट्यूड हो गया डिस्प्लेसमेंट का, और ईस्ट टू वेस्ट क्या हो गया? उसका डायरेक्शन हो गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसका पहचान करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। या तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम व्यवहारिक जीवन में यूज करके देखेंगे। अगर हम कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या इन ए स्ट्रेट लाइन बोलने का जरूरत पड़ जाए तो समझो कि वह वेक्टर क्वांटिटी है। और केवल कोई नंबर से रिप्रेजेंट हो जाए 5 10 20, उसमें कोई भी डायरेक्शन जैसे फिक्स डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े तो समझो कि स्केलर क्वांटिटी है। या अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन तुम जानते हो तो डिफिनेशन में तुमको फिक्स डायरेक्शन का जिक्र रहेगा। तो फिक्स डायरेक्शन में अगर जिक्र रहेगा समझ आएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि तुम कहते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या डिफिनेशन है? कोई भी मूविंग पार्टिकल जिस पाथ पर ट्रेवल करता है उस पाथ के टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं आया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया। वही डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ये डिस्टेंस इन ए फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फिक्स डायरेक्शन आ गया, क्या हो गया? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से मास, मास स्केलर क्वांटिटी। हम मार्केट जाते हैं कोई भी चीज का मास खरीदते, कहते हैं हम क्या 10 केजी सेब दीजिए, 5 केजी सेब दीजिए, ईस्ट वेस्ट कोई डायरेक्शन तो इसमें यूज नहीं करते हैं, तो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। वर्क, एनर्जी, इसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। जैसे हीट, टेम्परेचर, चार्ज, ये सब क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्टेंस इन ए फिक्स डायरेक्शन, क्या हो गया? वेक्टर हो गया। स्पीड, स्पीड का क्या डिफिनेशन है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जब वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन, इसलिए क्या हो गया? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ये सब हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो हम बता रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं जैसे वेक्टर ए, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया लैंग्वेज में, ये हो गया सिंबॉलिक, और इसका ग्राफ खींचेंगे जिस तरह से ट्रायंगल का ग्राफ इस तरह से होता है, इसको पढ़ता है ट्रायंगल एबीसी। उसी तरह से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट एक स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड, यानी एक तीर के द्वारा निरूपित करेंगे। जैसे ये हो गया, यहां से स्टार्ट किए यहां आया, मान लो इसको इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल या फाइनल पॉइंट हो गया। ओ को कहते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट, और ए हो गया टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम टेल भी बोलते हैं और इसको हम हेड भी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और एरो हेड है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मान लो तुम, ये एक नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हम ये और एक वेक्टर ये हम लिए, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि ए है, और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी है। तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का एरो क्या है, दोनों का नॉर्थ डायरेक्शन है, इसलिए कहेंगे इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। अब एक चीज देखो, इसका जो है लेंथ इससे कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे कम होगा। इसका मतलब हो गया कि कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो उसका जो है लेंथ जो है स्ट्रेट लाइन का बड़ा होगा, और अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसका लेंथ छोटा होगा। अगर मान लेते हैं कि एक फोर्स ये है 5 न्यूटन वेस्ट टू ईस्ट, अगर 10 न्यूटन बोलेगा तो वेस्ट टू ईस्ट, तो इससे जस्ट डबल लेंथ हो जाएगा, डबल लेंथ हो जाएगा, तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। यही हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जिस तरह से ट्रायंगल के रिप्रेजेंटेशन में 3 वर्टिसेस होता है, और उसी तरह से वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में 2 एंड होता है, एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक होता है फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। जहां टर्मिनल पॉइंट होगा वहां पर एरो होगा, और इसको हम इस तरह से जो है लिखते हैं। जैसे कि यहां वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है पहले होगा, और टर्मिनल पॉइंट जो है वो बाद में होगा। इसका मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ओ ए का लेंथ के बराबर होगा, और डायरेक्शन ओ से ए की ओर होगा। इतना को हम इतना नहीं लिख सकते, ए ओ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते। हाँ, जस्ट अपोजिट डायरेक्ट, ए ओ का मतलब हो गया ओ से ए की ओर हो गया, ए ओ का मतलब ए से ओ की ओर। जस्ट अपोजिट होगा तो उसको माइनस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ए ओ दे देंगे, यहां माइनस लगा देंगे, मतलब कि ए से ओ की ओर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर ओ से, यानी ओ ए को ए ओ लिखेंगे, यानी हेड और टेल को हम इंटरचेंज कर देंगे तो उसमें माइनस लग जाएगा। और है ठीक। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मॉडुलस दे देंगे, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। और ए का मान कितना है, वेक्टर ओ है, यहाँ ओ ए लिख देंगे, ये इस तरह। इसका मतलब हो गया जैसी मॉडुलस देंगे तो केवल देखो ये जो था स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब मॉड चढ़ा देंगे वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और इस प्रकार
ये वेक्टर ए का मॉडुलस मतलब क्या, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और वह मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए के लेंथ के बराबर। मतलब क्या, इसका मतलब हो गया ए बराबर ओ ए लेंथ। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस करा देंगे तो एरो हट जाएगा। देखो हम बता रहे हैं कि अलजेब्रिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सम अलजेब्रिक टाइप्स ऑफ वेक्टर। जैसे कि अगर हम जीरो वेक्टर बोले, जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर हम बोले इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर जीरो, देन वेक्टर ए इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग पार्टिकल का एक्सीलरेशन इज जीरो वेक्टर, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से देखो यूनिट वेक्टर, ये क्या है, अगर इफ मान लेते हैं एन वेक्टर बराबर अगर वन, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब एन वेक्टर बराबर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। नहीं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा उसको हम यूनिट वेक्टर करेंगे। अगर यह यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर की ऐसे, इसको एन कैप पढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर पर कैप है तो समझ जाओ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। देखो इक्वल वेक्टर, पहले देख लो ये यूनिट वेक्टर हम लोग फिजिक्स के जब स्टडी करते हैं तो हम थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, आगे हम पढ़ाएंगे इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस को फिक्स डायरेक्शन मान करके स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आई जे के कैप जो है वह थ्री मैच्युअली परपेंडिकुलर वेक्टर के यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब हो गया आई कैप का मॉडुलस बराबर जे कैप का मॉडुलस बराबर के कैप का मॉडुलस, इक्वल टू क्या हो गया, वन। लेकिन देखो यहां अगर मान लो तुम कि ये ओ ए बराबर अगर 2 मीटर, तो ओ ए बराबर 2 मीटर अगर है तो यहां हम लिखेंगे ओ ए बराबर 2 मीटर। लेकिन अगर वेक्टर के रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर में ओ ए वेक्टर बराबर तो 2 इंटू आई वेक्टर, यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर उस जिस डायरेक्शन में वह क्वांटिटी है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह वेक्टर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि इसका जब मॉडुलस लेंगे क्या हो जाएगा, आई का मॉडुलस 1 हो जाएगा। जैसे वो ए का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, 2 आई का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो अगर यह 3 मीटर है तो वेक्टर ओबी, जैसे ओबी बराबर 3 मीटर हो गया, लेकिन वेक्टर ओबी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3J हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये सी है, ओसी बराबर अगर 4 मीटर है तो वेक्टर ओसी अगर लिखना होगा 4 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या चीज से रिप्रेजेंट होगा, के, 4 के लिखेंगे।
इस प्रकार किसी भी वेक्टर को हम आई जे के रूप में या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वह फिक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो उसके क्वांटिटी में आई जे के से मल्टीप्लाई करके उसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अब जैसे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? जैसे दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तब उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर ये है, वेक्टर बी बराबर मान लो ये, दोनों का लेंथ अगर बराबर, डायरेक्शन भी सेम है, यहां क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। देखो, अपोजिट वेक्टर किसको कहेंगे? अगर मान लो कि वेक्टर ए बराबर ये और वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं ये, अगर दोनों इक्वल लेंथ का है तो अपोजिट जस्ट डायरेक्शन हो गया। दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में ठीक अपोजिट होगा, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट होगा, एक नॉर्थ है तो एक साउथ होगा, और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो उसको हम अपोजिट वेक्टर कहेंगे। और अपोजिट वेक्टर को हम माइनस से उसमें माइनस लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेक्टर ए बराबर, यहाँ वेक्टर बी लिखना गलत होगा, यहाँ माइनस देना होगा। क्यों? इससे पता चल गया क्या? ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेंथ बराबर है और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। देखो, अगर दो वेक्टर हम इस तरह से खींचे, ए ये वेक्टर अगर ये खींचे बी, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट ओ पर है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन हो गया, तो इस दोनों को कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर कॉमन हो तो दोनों वेक्टर का कहेंगे को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब देखो, अगर दो वेक्टर ए और बी, एक वेक्टर ये सी, अगर दो वेक्टर किसी तीसरे वेक्टर के ठीक पैरेलल हो, यानी ए और बी एक तीसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तो सभी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाए। कोलिनियर, और अगर डायरेक्शन सेम है तो कहेंगे कोलिनियर एंड सेम डायरेक्शन। अगर मान लेते एक वेक्टर इधर दे दें ऐसे, तो ये भी पैरेलल हो गया, तो ये मान लो वेक्टर डी है, तो सब कोलिनियर है, लेकिन ये क्या है? इस तीनों के जस्ट अपोजिट हो जाए, कोलिनियर एंड अपोजिट। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो किसी भी वेक्टर को क्या है? एक स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिजल्टेंट को भी हम एक स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो तुम कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट मतलब हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मान लेते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर वेक्टर आर बराबर क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको जो है कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली। तो इसको जो है दो वेक्टर के रिजल्टेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। एक है ट्रायंगल लॉ, एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, एक है एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ क्या है? जैसे ए और बी को अगर ऐड करना, तो एक पॉइंट ओ ले लिए,
ओ से ए को स्टार्ट किए, एक वेक्टर को स्टार्ट किए। अब दूसरा वेक्टर का टेल इसको हेड में सटा, यानी हेड और टेल को कॉमन कर देंगे। जैसे बी के टेल को इसमें लगा दिए, खींच दिए, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। इस तरह से अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ कहलाएगा, ट्रायंगल लॉ कहलाएगा। दो वेक्टर का एडिशन ट्रायंगल लॉ कब कहलाएगा? जब एक वेक्टर का हेड और दूसरा का टेल कॉमन होगा, और रिजल्टेंट जो होगा दोनों का, पहला का टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला जो एरो होगा, ये अगर ओ से बी तक जाने वाला ये आर हो गया, तो आर बराबर यहां हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहने का मतलब यहां क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, अगर वेक्टर आर है तो ए का वैल्यू क्या हो गया? ओ ए। यहां देखो, वेक्टर ए का ई हो गया टेल, ई हो गया हेड, प्लस बी वेक्टर ए बी हो गया, इसका ई हो गया टेल, इसका ई हेड। हम बताए तुमको ट्रायंगल लॉ में एक का हेड एक का टेल कॉमन होगा। देखो, इसका हेड ए है, इसका टेल ए है, दोनों कॉमन हो गया, और रिजल्टेंट जो होगा क्या हो जाएगा? ओ बी। इसका मतलब पहला का देखो टेल है ये, और दूसरा का क्या है? हेड है, ये बी, दूसरा का हेड हो गया। इसलिए इस प्रकार जो है दो वेक्टर के जोड़ने का ये नियम हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करना है कि एक वेक्टर को पहले खींच लेंगे, दूसरा वेक्टर के टेल को इसके हेड से हम सटा के कांटेक्ट करा देंगे, फिर खींच लेंगे। उसके बाद दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पहला का टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन, इसी को अगर ऐसे जोड़ते हैं, दूसरा नियम क्या है? मान लेते हैं वेक्टर ए खींच लीजिए ओ ए, दूसरा वेक्टर बी है, तो बी के टेल को इसके टेल में सटा दो। पहला वाला में जाता है एक का हेड एक का टेल, इसमें दोनों का टेल कॉमन हो जाएगा, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। ये मान लेते हैं बी। अगर इस तरह से जोड़ेंगे तब इस दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम का पहले निर्माण करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके पैरेलल और इक्वल एक वेक्टर खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका पैरेलल इक्वल हो जाएगा। अब इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होगा, एक ये होगा एक ये होगा। इसका वह डायगोनल जो दोनों के कॉमन टेल से पूरा पास करता है वही इसका रिजल्टेंट होगा। जैसे कि इस दोनों का टेल कहां है? ओ पर है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया ये। अगर मान लो ये वेक्टर आर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। तो ए का मतलब हो गया क्या? ओ ए। बी का मतलब क्या हो गया? ओ बी बराबर, देखो इसका टेल इसका ई हेड, इसका टेल इसका हेड। हम क्या बताए थे? पैरेललोग्राम में दोनों का टेल कॉमन होगा। देखो इसका टेल भी ओ है, इसका भी टेल ओ है, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? टेल से जाने वाला डायगोनल। अगर ये सी मान लें तो ये हो जाएगा ओ सी। इसका भी टेल देखो वही है, इसका हेड सी हो गया। यानी पैरेललोग्राम लॉ में क्या हो जाएगा? टेल सबका कॉमन होगा, दोनों वेक्टर का भी टेल कॉमन होगा और रिजल्टेंट का भी टेल वही होगा। अब इस आधार पर एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि अगर हम दे दें कि वेक्टर ए बी प्लस या माइनस वेक्टर सी बी बराबर वेक्टर ए, क्या यह एडिशन ऑफ टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? सही या गलत बोलो। ये इक्वेशन जो है दो वेक्टर के रिजल्टेंट को सही सही रिप्रेजेंट करता है? कोई मेरा इसे एक एग्जांपल दे दिए कि ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का एक इक्वेशन दिए।
करता है। यहां माइनस है, पहले माइनस को चेंज करेंगे। देखो ये ए बी हो गया, अब माइनस को चेंज करके प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, ए सी। ट्रायंगल लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है, 4 को दे देगा, कहेगा इसमें दो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर के लिए कौन सा इक्वेशन जो है सही है, 3 को गलत दे देगा। तो इस प्रकार जो है इसको हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर हम ए और बी को जोड़े, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया ओ ए का लेंथ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया ए बी का लेंथ, और दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया ओ बी का लेंथ। मतलब क्या, ओ बी का जितना लेंथ होगा वो हो गया वेक्टर आर का वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब बता रहे हैं, अभी तो बताया तुमको दो वेक्टर को जोड़ने का नियम। जब जोड़ेंगे उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का एक्सप्रेशन बता रहे हैं। देखो यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। जैसे मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी है, उसके बीच का एंगल थीटा है। मान लेते हैं यानी लेट 2 वेक्टर आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आर बराबर मान लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस पूरा चीज को जो है हम ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल मेथड से, ट्रायंगल लॉ से, या पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो अगर हम ट्रायंगल लॉ से करते हैं तो हम मान लेंगे यहां लेट वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं ओ ए, तो इसको हम ये खींच लिए, ये हो गया ओ ए, और वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं ए बी वेक्टर। इसका मतलब हो गया क्या, ये हो गया वेक्टर ए बी। देयरफॉर आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। हम बता चुके हैं आर बराबर ओ बी हो गया। और एक चीज जान लो कि इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दें, तो दो वेक्टर के बीच ए और बी के बीच का एंगल थीटा माने हैं। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर का मतलब समझो कि दो वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा उसका डायरेक्शन जितना एंगल से सेपरेट होगा, अलग होगा, वही दोनों के बीच का एंगल कहलाए। जैसे कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ये ना होगा, ये वेक्टर क्या इस लाइन पर जा रहा है, ये वेक्टर इस लाइन पर जा रहा है, तो दोनों का पाथ इतना एंगल से सेपरेट हो रहा है, इसलिए एंगल हो जाएगा ये दो वेक्टर के बीच। जैसे कि तुमको अगर हम मान लेते हैं एक वेक्टर इधर दे दें, एक वेक्टर इधर दे दें, ये 60 डिग्री का दें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो तुमको पूछेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल बताइए, तो 60 डिग्री नहीं होगा। ये वेक्टर किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये वेक्टर क्या इधर जा रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ये ध्यान रखना है। हाँ अगर ऐसा रहता, एक वेक्टर ए इधर रहता, एक वेक्टर बी इधर रहता, अगर इस 60 डिग्री, तब ए और बी के बीच का एंगल कहलाता 60 डिग्री, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो दो वेक्टर जिस लाइन पर जा रहा है, तो एरो दोनों का जो एरो है उसका जो है बीच के जो एंगल, एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स।
तो यहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। यही अगर पैरेललोग्राम लॉ से अगर जोड़ना चाहेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो गया वेक्टर ए, ये ओ ए मान लेंगे, दोनों के इनिशियल पॉइंट कॉमन कर देंगे, ये हो गया बी। अब पैरेललोग्राम बनाएंगे, अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहां पर क्या हो जाएगा, लेट ए बराबर हो गया ओ ए, अब बी बराबर क्या हो गया ओ बी, और इन दोनों के बीच के एंगल ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ए वेक्टर इस लाइन पर है, बी वेक्टर इस लाइन पर, इसलिए दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ से इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों के टेल से पास होने वाला जो डायगोनल है ये, अगर ये आर है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही हो गया ओसी। अब देखो इसलिए यहां आर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा, एंड यहां एंगल बीओए बराबर क्या हो गया थीटा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल बीएसी बराबर थीटा हो गया। अब तुम जान रहे हो फ्रॉम डिफिनेशन ए और बी का रिजल्टेंट ये हो गया आर, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड मतलब ओ बी का लेंथ निकालना है, तो इससे इस पर पहले परपेंडिकुलर डाल देंगे, और परपेंडिकुलर जब डाल देंगे तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में अगर बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो जाए तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम ज्योमेट्री से हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। जैसे अब देखो कैसे, तो बेस तो हो गया ओ ए का लेंथ ए है, एसी का लेंथ निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो ओसी हो जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। जैसे अब देखो नो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एसी बाय हो गया ए बी, तो हो जाएगा एसी बाय बी हो जाएगा, ए बी का बी हो गया लेंथ, इसलिए एसी इक्वल टू हो जाएगा बी cos थीटा, इसलिए ओसी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए सी बराबर ओ ए बराबर ए हो गया ए प्लस बी cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा बराबर निकालेंगे परपेंडिकुलर बी सी बाय बी, देयरफॉर बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस हो गया रूट अंडर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओबी का मतलब हो गया वेक्टर आर, इतना इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए प्लस बी कॉस थीटा, ओसी का मान यहां से, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर, इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब क्या, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही हो गया तुम्हारा दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला। इसका मतलब है कि दो वेक्टर को जब तुम जोड़ने के लिए कहेगा तो दोनों के डायरेक्शन पर निर्भर करेगा, यानी दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करेगा दोनों का रिजल्टेंट। तुम अलजेब्रिक मेथड से दो वेक्टर को नहीं जोड़ सकते हो। जैसे कहेगा 5 न्यूटन और 6 न्यूटन फोर्स का सम बताइए, तो 6 + 5 11 न्यूटन नहीं बोल सकते हो, ये गलत है।
अगर 5 ऑफ न्यूटन 6 न्यूटन को ऐड करने के लिए कहेगा तो पहले तुमको पूछना होगा कि दोनों के बीच का एंगल बताइए, तब इस फॉर्मूला पर बैठा के निकालेंगे। अब देखो तुम, अब इसमें से cos थीटा का मैक्सिमम मान रखेंगे तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान निकलेगा, cos थीटा का मिनिमम मान रखेंगे तो रिजल्टेंट का मिनिमम मान, क्योंकि थीटा पर डिपेंड करता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू +1 होता है। तब होगा जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो तो cos थीटा का मान 0 डिग्री के लिए cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 या मैक्सिमम मान है तो 1 रख देंगे cos थीटा का, तो r का मान मैक्सिमम होगा। और उसी तरह से मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा होता है -1, जब दोनों अपोजिट होगा तब हो जाएगा ए बी, जस्ट अपोजिट हो गया तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 180 हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो तो उसका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, और दो वेक्टर का के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और देयरफॉर आर का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, √√a² प्लस b² प्लस 2ab, cos 0 का मान 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा √√a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी और मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस b, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से अधिक नहीं हो सकता है। उसी तरह से आर मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। अब जैसे कि तुमको दे दे कि एक वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, तो कहेगा इस दोनों का रिजल्टेंट क्या क्या इसमें नहीं हो सकता। हम दे दें एक रिजल्टेंट r बराबर दे दें 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो इसमें पता कौन कौन वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए और बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालेंगे, आर मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, मतलब क्या क्या 6 + 4 बराबर 10, और मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा 6 - 4 बराबर 2 न्यूटन। इसका मतलब 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है, 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कौन कौन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों के रेंज में आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अब देखो इसी चीज को जो हम बताए तो पैरेललोग्राम लॉ से कैसे ये एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखो यहां पे कि जैसे कि यहां हम बता चुके थे इस समय, इसमें भी इससे इसको बढ़ा करके इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। अगर ये थीटा है तो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये बी है तो पैरेलल इक्वल है तो ये भी बी हो जाएगा। तो हमको आर निकालना है, तो आर जब निकालना है क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रॉम ट्रायंगल ACD cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा AD बाय हाइपोटेन्यूस B, इसलिए AD इक्वल टू B cos थीटा, इसलिए OD इक्वल टू क्या हो जाएगा
ओ ए प्लस ए डी बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरह से इसमें साइन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा सी डी बाई बी, इसलिए सी डी इक्वल टू बी साइन थीटा। देयरफॉर ओ सी का लेंथ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी का मतलब हो गया आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। वही चीज आ गया, दोनों प्रोसेस से सेम वैल्यू। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही हो गया दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला। इसी पर न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब देखो, दो वेक्टर से अगर अधिक रहता है तब उसको जब जोड़ेंगे तो उसको हम ट्रायंगल लॉ का ही इनलार्ज फॉर्म, ट्रायंगल लॉ के प्रोसेस को अप्लाई करते हुए जोड़ेंगे। इसको पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। तो कहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू व्हाट। तो दो वेक्टर से अधिक जो दो वेक्टर से अगर अधिक रहेगा तो इसको ट्रायंगल लॉ के प्रोसेस को ही अपनाएंगे और इसको पॉलीगॉन लॉ कहेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये है वेक्टर ए, ओ ए हो गया। अब ट्रायंगल लॉ मतलब क्या, बी के टेल को इसके हेड में लगाएंगे, ये हो जाएगा बी हो गया। फिर सी के टेल को इसके हेड में लगाएंगे, अब फिर डी के टेल को इसके हेड में लगाएंगे। इस प्रकार स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो गया, एंड पॉइंट डी हो गया। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ में बताए थे कि पहला का इनिशियल लास्ट का टर्मिनल को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वही रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इसी को कहेंगे पॉलीगॉन लॉ। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखो यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हो गया आर प्लस वेक्टर डी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो यहां कि सबसे पहले देखो, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू ए बराबर क्या है, ओ ए, अब बी बराबर क्या है, ए बी वेक्टर। अब यहां प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को उतार दो। अब देखो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी हो जाएगा ओ बी, यहां हो गया ओ बी वेक्टर प्लस सी का मतलब हो गया बी सी प्लस डी। अब देखो ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ओ सी हो गया। और डी बराबर है सी डी, तो ओ सी प्लस सी डी हो गया ओ डी, ओ डी बराबर आर है। प्रूफ भी हो गया ये। जितना पढ़ा है उस पर जो है आधारित न्यूमेरिकल होगा। कह रहा है, दिया हुआ है कि पहला जैसे दिया हुआ है, इफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर आर एंड वेक्टर पी का मॉडुलस बराबर वेक्टर क्यू का मॉडुलस बराबर वेक्टर आर का मॉडुलस। तो कहता फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू।
देखो तुमको फ्रॉम क्वेश्चन क्या है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर आर। तुमको पी और क्यू का बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, तो तुम दो वेक्टर के सम का एक सिंगल फॉर्मूला पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें क्या करेंगे, टेकिंग मॉड बोथ साइड, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर आर। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां देखो p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, मॉडुलस वाले रो हट जाता है। इसका मतलब है यहाँ p q के जगह r लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको उस साइड लेके चल जाएंगे, 2r स्क्वायर कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा बराबर माइनस आर स्क्वायर। इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया तो -1/2 बचेगा। इसका वैल्यू होता है cos 120 होता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो गया 120। यही आंसर हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा में भी यही है, खाली यहां कर दिया है क्या, ये वेक्टर p का मॉडुलस प्लस वेक्टर q का मॉडुलस। ये दिया हुआ है इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r एंड वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉडुलस बराबर वेक्टर r का मॉडुलस, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, p प्लस q बराबर r, p q के बीच का एंगल निकालना है, तो सिंस फ्रॉम क्वेश्चन वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r, p और q के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। इसलिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर r का मॉडुलस। इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू r स्क्वायर। r बराबर है p प्लस क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखो ये p स्क्वायर कैंसिल, ये q स्क्वायर ये q स्क्वायर कैंसिल, यहां बचेगा 2pq cos थीटा बराबर 2pq, तो cos थीटा बराबर इतना कट करके एक बचेगा, और 1 का मान होता है cos 0, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो। देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये यही है, यहां पर चेंज, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r एंड दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो क्या होगा, सेम इसी तरह हो जाएगा, चूंकि इतना बराबर इतना, इसलिए मॉडुलस ले लिए, इतना हो गया। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, इसमें
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, देखो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इतना को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, 2pq cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको उस साइड लेके चल जाएंगे तो बचेगा क्या, 2pq cos थीटा इक्वल टू 0 बचेगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/2pq बराबर क्या हो जाएगा 0, और 0 होता है cos 90 का मान, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखो चौथा क्वेश्चन कहता एट व्हाट एंगल थ्री फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्ट सो देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। कहता है तीन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर रिजल्टेंट 0 हो तो किन्हीं दो फोर्स के बीच का एंगल निकालिए। ठीक है, क्या कह रहा है, तीन इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू फोर्सेस। हम मान लेते हैं लेट थ्री फोर्सेस और वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीनों का रिजल्टेंट क्या है 0 बोल रहा है इतना, एंड कह रहा है तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी तीनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तब किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। अब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर सी, दोनों को तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस सी का मैग्नीट्यूड, इसका हो जाएगा क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं इसका मॉडुलस लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर, ए बी सी सब बराबर है, सबको सी कर दो, सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो क्या बचेगा यहाँ 2c स्क्वायर cos थीटा माइनस सी स्क्वायर बचेगा, दोनों उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ एक सी स्क्वायर कट गया, cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस हाफ, तो cos 120 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया 120। जिस तरह से ए और बी को एक साइड रखे थे, ए और बी के बीच का एंगल 120, उसी तरह से ए सी को एक साथ रखेंगे तो ए और सी के बीच का एक भी एंगल, और बी और सी को एक तरफ रखेंगे तो बी और सी के बीच का भी एंगल 120। यानी तीन इक्वल मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 हो तो किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा 120 डिग्री होगा। देखो 5 नंबर, कहता है इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉडुलस बराबर वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मॉडुलस, कहता है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड p एंड q, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q इक्वल टू व्हाट कर रहा है, तो कुछ नहीं सबका फॉर्मूला बैठा दो, इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा
बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PQ कॉस थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इसको इधर ले लाएंगे तो 4PQ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 0 ही बचेगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90। थीटा बराबर क्या हो गया 90, यही हो गया। कहता है कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट 16 न्यूटन और मिनिमम रिजल्टेंट 4 न्यूटन है। उन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर का मान निकालिए। यानी कह रहा है क्या कि मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू 16 न्यूटन दिया हुआ है और मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इक्वल टू दिया हुआ है 4 न्यूटन। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस। दोनों फोर्स का कहता है मान निकालिए। मान ले दोनों फोर्स ए और बी। लेट टू फोर्सेस आर ए एंड बी इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ए और बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 16। और मिनिमम रिजल्टेंट का फार्मूला बता चुके हैं, ए माइनस बी बराबर क्या हो गया 4 न्यूटन। दोनों का हल कर देंगे, ये बी कट जाएगा तो 2A बराबर 20 न्यूटन, तो ए बराबर हो गया 10 न्यूटन। अब ए का मान इसमें बैठा देंगे तो बी का मान निकल जाएगा कितना 6 न्यूटन। यही आंसर हो गया। देखो 8 नंबर कहता इफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। कहता दो वेक्टर का कहता है मैग्नीट्यूड जो है 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर अप्लाई हो रहा है। तो रिजल्टेंट पूछ रहा है। यहां पर हम मान लेंगे, जैसे मान लेते हैं यहां दिया हुआ है गिवन A इक्वल टू 3 न्यूटन, B इक्वल टू 4 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 9। तो कहता है रिजल्टेंट R बराबर करा हुआ। तो फॉर्मूला ही जान रहे हो तुम, R बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा की जगह 90, तो ये 0 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान 3, तो 3 3 9, 4 4 16, 9 25, 5 न्यूटन। यही आंसर हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द 3 वेक्टर P, Q and R are respectively 12 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 13 न्यूटन, एंड इफ P प्लस Q बराबर R, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। देखो इसमें कह रहा है दो वेक्टर, 3 वेक्टर P, Q, R का वैल्यू है, यहां दिया हुआ गिवन वेक्टर P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 न्यूटन
वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 13 न्यूटन, एंड कह रहा है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड, कब कहता है एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इक्वल टू व्हाट। पी और क्यू के बीच का एंगल निकल रहा है तो मॉड ले लेंगे तो एंगल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर आर का मॉडुलस ले लेंगे दोनों तरफ। यहां क्या हो जाएगा, रूट अंडर सानू क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा इक्वल टू आर हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। मान पुट कर देंगे, पी है 12 144, क्यू का मान हो जाएगा 5 25 25 और 2 पी और क्यू 12 पंचे 60 हो जाएगा, cos थीटा आर स्क्वायर 169, तो ये हो जाएगा 2 60 बने 120 cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 169, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो गया 0, बराबर क्या हो जाएगा cos 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, यही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर रिस्पेक्टिवली 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन। इसमें दिया हुआ है एक वेक्टर पी है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 न्यूटन, एक वेक्टर क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 न्यूटन, एक वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन, ये गिवन है। एंड कहता है एंड वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर आर, तब कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर। देखो इसमें जो है वेक्टर पी और वेक्टर आर के बीच का एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब है कि पी और आर को एक साइड रखना पड़ेगा, तब पी और आर के बीच का एंगल निकलेगा। यहां से क्या हो जाएगा, पी और आर को एक साइड रखना, तो आर इक्वल टू आर माइनस पी, इसको इस साइड लेके चल गया तो बराबर हो गया पी। अब मोड ले लेंगे, अब आर और पी का बीच का एंगल थीटा मान लेंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2PR cos थीटा बराबर क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2PR cos थीटा बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां ये आर है, आर का मान है 5 तो 25 25 हो गया, पी का मान है 3 9 हो गया, माइनस 2 पी का मान है 3, आर का मान है 5 cos थीटा, क्यू स्क्वायर 4 चक्का 16 हो गया। देखो क्या हो जाएगा, इसको उधर कर देंगे, 5 क्या 15 दूनी 30, 30 cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 34 माइनस 16, तो यहां हो जाएगा 30 cos थीटा इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 18/30, ये 18 54 30, तो यहां हो गया cos थीटा इक्वल टू 3/5, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3/5, यही आंसर है।
देखो एक फिगर दिया हुआ है, देखो ये हो गया 11 नंबर, ये है 100, ये भी है 100, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कहता फाइंड द एंगल, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। ये फिगर में जो दिया हुआ है दो वेक्टर, इसका रिजल्टेंट निकालने का था। तो इसमें से मान लेते हैं इसको ए इसको बी, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड, बी बराबर भी 100। अब थीटा दोनों के बीच का एंगल देखो बता चुके हैं थ्योरी में, इसका बीच का एंगल 60 डिग्री ना होगा, इसका डायरेक्शन इधर है, इधर, तो और इसका डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल ये हो गया 120। थीटा बराबर क्या आ जाएगा 120। द आर बराबर कर रहा है 1, इसलिए क्या आ जाएगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू cos 120 रूट अंडर, देखो ये हो जाएगा क्या 100 का स्क्वायर उतार दो प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 का स्क्वायर, cos 120 माइनस हाफ होता है, ये तो मत कैंसिल होगी, 100 कट जाएगा तो रूट बचेगा यहाँ 100 का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 100 न्यूटन। यही आंसर हो गया। इंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।